नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे विचारधारा की जिसका अपना ही बहुत अधिक महत्व है राजनीति में और एक तरीके से संपूर्ण जीवन में भी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के बारे में कि क्या है ये विचारधारा और ये किस तरीके से कार्य करती है, उसके बारे में हम एक संक्षिप्त परिचय लेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आदर्शवाद होता क्या है। सबसे पहले जो ये आदर्श होता है, ये एक तरीके से करता है विचारधारा, यानी कौन सी विचारधारा है वो आदर्श बताता है। उसके बाद जो वाद होता है, इसका अर्थ ही होता है विचारधारा। विचारधारा यानी कि अब हम सबसे पहले ये सोचेंगे किसकी विचारधारा। तो जिस शब्द के बाद में वाद लगा होगा, तो इससे पहले जो शब्द होगा उसकी विचारधारा के बारे में, यानी आदर्शवाद यानी आदर्श विचारधारा। ऐसे ही उदारवाद, उदार माने होता है एक तरीके से स्वतंत्र, खुले दिमाग का, यानी स्वतंत्रता की बात करने वाला। और वाद का मतलब हो जाता है वैसे ही विचारधारा, यानी स्वतंत्रता की बात करने वाली विचारधारा से। इसी प्रकार हम करते हैं फांसीवाद, यानी कि फांसी माने कट्टर और वाद माने होती है उसकी विचारधारा, यानी कट्टर विचारधारा। तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है आदर्श और वाद को। यानी आदर्श वह विचारधारा होती है जो जो एक तरीके से विचारों में तो है परंतु व्यवहारों में नहीं है। यानी कि प्रभु श्री राम, भगवान, अल्लाह, गॉड, ये क्या है, ये एक तरीके से विचार में है, व्यवहार में नहीं है। हम में से किसी ने देखा नहीं है, हम सब मानते हैं। इस तरीके की विचारधारा ये होती है, वो आदर्शवाद होती है। इसमें जो अध्यात्म जगत होता है, यानी जो आंतरिक विषय होते हैं, जैसे आत्मा के विषय इसके अंदर आते हैं आदर्शवाद के अंदर। और सबसे मुख्यतः हम एक चीज़ को जान लेते हैं कि आदर्शवाद के अंदर जो एक तरीके से जिसे हम सोचना कहते हैं ना, उसे हम आदर्शवाद भी कह सकते हैं। क्योंकि आदर्शवाद क्या होता है, एक तरीके से नैतिकता वाली चीज़ होती है। हम जब किसी चीज़ को सोचते हैं तो वो नैतिकता के आधार पर ही सोचते हैं, यानी हम जब कुछ सोचेंगे तो उसे हम अच्छा ही सोचते हैं। जैसे नेहरू को बोला जाता था कि वो एक आदर्शवादी विचारक थे। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो चीन को लेके परिकल्पना की थी कि चीन हमारे साथ अच्छा करेगा, हिंदी चीनी भाई भाई। और जो 1954 में हम पंचशील का समझौता देखते हैं, वो किस वजह से था? वो इसीलिए था कि नेहरू हमेशा यही सोचते रहे कि चीन के साथ हम अगर मित्रता करेंगे तो एक अच्छा भाव हमारे साथ बना रहेगा। परंतु उन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि वो हम पे आक्रमण कर सकता है। यानी वो एक आदर्श में थे, यानी एक आदर्शवादी विचारधारा में ही थे कि नहीं, हमारे साथ जो भी होगा वो एक तरीके से अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी जो विचारधारा होती है वो नैतिकता के साथ होती है। और इसके अंदर जो सबसे मुख्यतः है वो है इसके राज्य के प्रति का विचार, कि राज्य को लेकर ये क्या सोचती है। तो सबसे पहले ये राज्य को साध्य मानती है और व्यक्ति को साधन। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जो है वो राज्य के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है। यानी राज्य का अस्तित्व के साथ ही व्यक्ति का अस्तित्व है। इसे हम सावयवी सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मतलब होता है अंग और अंगी का संबंध। मतलब अंग जैसे हमारे हाथ पैर, नाक, कान, मुंह हो गए। अंगी मतलब पूरा शरीर। यानी अंग जो हमारा हाथ है उसका विकास कहाँ संभव होगा? शरीर में रह के। यदि हाथ को काट के फेंक दिया जाए, जैसे प्लेटो ने कहा था, तो वो अपना विकास स्वयं नहीं कर सकता। उसे अपने विकास करने के लिए, मतलब अपना विकास करने के लिए अंग के साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी प्रकार इन्होंने राज्य को माना कि व्यक्ति जो होगा वो अपना विकास कहाँ कर पाएगा? वो अपना विकास कर पाएगा राज्य में, यानी राज्य से परे वो अपना विकास कभी नहीं कर। और जो इनके जनक हैं, जैसे हमने बात की थी प्लेटो, प्लेटो को इसका जनक माना जाता है। जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि प्लेटो ही पहले ऐसे राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने परिकल्पना की थी कि एक आदर्श राज्य कैसे बनाया जाए, यानी एक राज्य जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि एक व्यक्ति को हम इतना पढ़ाएंगे कि 35 वर्ष तक उसको हम शिक्षा देंगे, उसके बाद हम 15 वर्ष की उसे एक आध्यात्मिक शिक्षा देंगे। उसके बाद वो व्यक्ति ध्यान में मग्न रहेगा और अपना जो माइंड है उसको कनेक्ट कर पाएगा ईश्वर के पास। और वहाँ से जो स्वर्ग लोक है, जिसे हम सबसे उच्च मानते हैं,
उस जगह पे जाके वहाँ की व्यवस्था देखेगा और वही व्यवस्था को वह पृथ्वी में मतलब अपने यूनान में लाके इस्टेब्लिश करेगा। तो इस तरीके से इन्होंने जो परिकल्पना की थी पूरी की पूरी कि किस तरीके से एक आदर्श राज्य होना चाहिए, एक आदर्श शासक होना चाहिए, तो इस वजह से उनको हम सबसे प्रथम राजनीतिक दार्शनिक मानते हैं। उसके बाद यदि हम देखते हैं आधुनिक युग में, तो ये जो ख्याति प्राप्त है यानी उसको हम देते हैं कांट को। कांट को हम राजनीतिक दार्शनिक मानते हैं, सबसे पहला जनक मानते हैं आधुनिक युग में। कांट के बाद नाम आता है वो आता है ब्रैडले का। उसके बाद जो नाम आता है वो हीगल का आता है। ठीक है, और ये जो तीनों विचारक हैं, ये तीनों विचारक जो हैं वो है जर्मन के। फिर ये आइडियोलॉजी जर्मनी से कन्वर्ट होके गई सीधा ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन वाले अपने आप को कभी पीछे नहीं समझते थे। यानी ये यूरोप के अंदर भी विचारधारा घूम ही रही है, और ब्रिटेन में जब ये विचारधारा जाती है तो इसको आप देखेंगे तो ये सबसे पहले स्टार्ट ग्रीन से, और इसको जो चरम सीमा में पहुंचाते हैं वो होते हैं पोसांग के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आदर्शवादी विचारधारा है वो एक तरीके से जो संसार से परे की चीज़ है उसको मान्यता देते हैं, और जो ये संसार की जगत की चीज़ें हैं उनको एक तरीके से ये नकारते हैं। इनका मानना है जो चीज़ हम देख रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक चीज़ वो है जिसे हम देख नहीं पाते। यानी कि ऐसे विषय जैसे भगवान के विषय हो गए, वो कहते हैं ये जो पृथ्वी है ये तो सिर्फ ऐसी ही है, नाम मात्र की है, ये सिर्फ दिखावा है। इसके जो पीछे यानी जो आध्यात्म जगत है वही सबसे मुख्य है। जैसे हम भारतीय दर्शन में देखते हैं मोक्ष की प्राप्ति, यानी मोक्ष के लिए इंसान ज़िंदगी में किस लिए आता है, यहाँ पर जीवन जीता है, वो एक्चुअल में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए होता है। यानी कि ये जो जगत है ये तो एक मोह माया है, जो इससे बाहर की जो जगत है वही एक्चुअल में सबसे मेन है। तो इस तरीके की विचारधारा जो है वो आदर्शवाद होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ ही मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। धन्यवाद।